Good morning, students. This is virtual class of physics, and in today's topics, we will study about stationary waves. स्टेशनरी वेव समझने के लिए सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव वेव को समझते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोग प्रोग्रेसिव वेव को जान चुके हैं। तो देखिए प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स हैं जो मीडियम में कंटिन्यूसली प्रोसीड होती हैं। अब ये ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती हैं, जैसा कि ये वेव आप देख रहे हैं। ये ट्रांसवर्स वेव है, ये क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती है, क्रस्ट और ट्रफ। और प्रोग्रेसिव वेव लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है, जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में चलती है। याद रखें, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो हम ट्रांसवर्स वेव को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोई ट्रांसवर्स वेव है, वो प्रोग्रेसिव वेव है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है वो भी आप लोग स्टडी कर चुके हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है, देखिए y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन बाई 2πn। के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, के इक्वल टू 2π/λ। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो इनको डिवाइड कर दें। 2π से 2π कैंसिल हुआ, ये आ गया n λ। आपका n λ क्या होता है, v होता है, यानी ओमेगा अपॉन के इक्वल टू वी। ये एक रिलेशन हुआ। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट है, v स्पीड ऑफ द वेव है। और इस इक्वेशन में ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव किस तरह से होगा, जैसे कोई वेव है तो एम्पलीट्यूड ये आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इट्स वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव है, ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव ये हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई वेव जनरेट हो रही है तो वो किसी बाउंड मीडियम में अगर जनरेट की जाती है, बाउंड का मतलब दोनों तरफ से बाउंड हो, इधर से भी बंद हो, इधर से भी बंद हो। बंद होने का भी एक तरीका हो सकता है कि ये एक, अगर फ्लूट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि कोई फ्लूट है, वो तो फ्लूट आपने देखा है, बांसुरी, वो एक एंड पर खुली रहती है, दूसरे एंड पर भी ओपन रहती है। तो ये फ्लूट में होता है, और इस फ्लूट के अंदर कुछ इस तरह से हम वेव को जनरेट करते हैं। तो इसके ओपन एंड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो एक दूसरी प्रोग्रेसिव वेव जनरेट हो जाती है। ये इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है, एक रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव होती है, और वो कुछ इस तरह से ऐसे जनरेट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ए की वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पर दूसरी की भी पॉजिटिव है, जहाँ पर ए की वैल्यू नेगेटिव है वहाँ पे दूसरे के लिए भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो सुपरपोजिशन होता है तो उससे एक नई तरह की वेव जनरेट हो रही है। इस नई तरह की वेव को हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव को हम डिफाइन करने के लिए क्या कह सकते हैं, व्हेन टू
or more progressive transverse or longitudinal waves travel in a bounded medium with same speed but in opposite direction. Then a new wave is formed due to the superposition of the two waves, which seems to be stationary in the medium. This wave is called stationary और standing waves. तो ये तीसरी वेव इन दोनों के सुपरपोजिशन से जनरेट हो रही है, इसी को हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बोलते हैं। अब दूसरे तरह से ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि अगर ये रिजिड स्टैंड हो, यहाँ पे एक एंड पर क्लोज्ड हो, तो क्या होगा देख लेते हैं। तब क्या होगा, तब सुपरपोजिशन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का कुछ इस तरह से होगा। देखें, जो दूसरी वेव आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, सुपरपोज होकर के कुछ इस तरह से। ये आपका रिजिड बाउंड्री है, यहाँ से ये बाउंड्री एक बाउंड्री है, यहाँ से जनरेट हो रही है वेव, और ये रिजिड बाउंड्री। तो इससे जब पॉजिटिव आप देख रहे हैं कि जब एक वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है और इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव है। तो इस पोजीशन में जो वेव जनरेट हो रही है उसको भी हम स्टैंडिंग वेव ही कहेंगे, स्टेशनरी ही कहेंगे, लेकिन उसकी इक्वेशन कुछ दूसरी हो जाएगी। अब देखते हैं कि इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट वेव की इक्वेशन है, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरी वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 इक्वल टू, अगर फ्री बाउंड्री है यानी कि रिजिड बाउंड्री नहीं है, ओपन एंड है, तो ये a के प्लेस पर a ही रहेगा। साइन सेम एम्पलीट्यूड की दोनों वेव हम मान रहे हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एक ही मान रहे हैं, ओमेगा टी माइनस एक ही प्रोपगेशन कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ये प्लस हो जाएगा के एक्स। यहाँ से देखिए, अगर इनको हम सुपरपोज करा दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो आप देख रहे हैं a कॉमन आ जाएगा, और a कॉमन आने के बाद में साइन, इसको हम कह सकते हैं c, इसको कह सकते हैं d। तो साइन c प्लस साइन d ब्रैकेट में आ जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन c प्लस साइन, यहाँ पर d, यहाँ c के प्लेस पर क्या है आप देख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और d के प्लेस पर क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, y इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a था पहले से, साइन c प्लस डी अपान 2, c के प्लेस पर क्या था, ओमेगा टी प्लस माइनस था ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डी के प्लेस पर क्या था, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये अपान 2 करेंगे इनटू कॉस, यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा टी सी माइनस के एक्स, सी माइनस डी तो माइनस हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस का के एक्स अपान 2। तो यहाँ से देखें, ओमेगा टी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का के एक्स प्लस का के एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ओमेगा टी अपान 2 बना, ये माइनस का 2 के एक्स अपान 2 बना। सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आएगा, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 मीन्स ओमेगा टी, कॉस माइनस 2 के एक्स अपान 2 मीन्स माइनस का के एक्स, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा।
सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन आ जाता है 2a कॉस वाला पहले लिख लेते हैं, 2a कॉस kx और साइन ओमेगा टी इंटू में, ये हमारा इक्वेशन जो है ये स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन है। अब इसमें नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ओवरटोन और हार्मोनिक्स जनरेट करने में इनका रोल होगा। तो देखिए क्या होते हैं ये। देखिए ये एक इंसिडेंट वेव है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, रिजिड बाउंड्री से है। यहाँ पे मान लेते हैं बाउंड्री रिजिड है, रिजिड बाउंड्री है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है। देखिए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उन पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स बोलते हैं। ये पहला है A1, ये दूसरा है A2, और इसे ये तीसरा हो गया A3। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है पार्टिकल्स का वो एंटी नोड्स, ये वो नोड्स होते हैं। ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ऐसे ही ये तीसरा है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, ये आपकी, ये ध्यान से समझिए, ये λ/2 होती है, λ/2 ध्यान रखेंगे, λ/2 होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स यानी कि N2 और N3 के बीच की डिस्टेंस, ये भी λ/2 ही होती है, ये भी λ/2 होती है। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव एंटी नोड एंड नोड यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, ये λ/4 होती है, λ/4 होती है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल टोन, ओवरटोन और हार्मोनिक्स की। तो ये जो फंडामेंटल टोन का मतलब आप जानते हैं आवाज़ होता है। ये आर्गन पाइप्स में जो है ये डेवलप होते हैं। आर्गन पाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप, एक होता है ओपन आर्गन पाइप। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड आर्गन पाइप देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम पेन का कैप निकाल दें तो नीचे से पेन क्लोज होता है, क्लोज कर दें, ऊपर से अगर हम उसको उसमें फूंक मार के बजाएं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो कुछ इसी तरह का क्लोज्ड आर्गन पाइप होता है। देखिए सपोज करते हैं ये एक क्लोज्ड आर्गन पाइप है और उसमें एक वेव धीरे से फूंक मारते हैं तब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो धीरे से फूंक मारने पर एक वेव यहाँ से जनरेट हुई और इससे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी वेव जनरेट हुई। तो इनके सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनी वो कौन सी हो गई, वो स्टेशनरी वेव हो गई। सपोज करते हैं इसकी लेंथ कैपिटल L है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये मिनिमम वाइब्रेशन का है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का है, तो इसको नोड कहेंगे। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का है, इसको क्या कहेंगे, एंटी नोड कहेंगे। तो एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस क्या बताइए आपको, λ/4 होती है। यहाँ पर फर्स्ट मॉड है इसीलिए λ1/4 करेंगे इसको, λ1/4। यहाँ से अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें L = λ1/4, तो यहाँ से λ1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 4L। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमको निकालना है तो फ्रीक्वेंसी यानी कि N1, इसको हम फार्मूला लगा सकते हैं V/λ। V यहाँ पे साउंड, स्पीड ऑफ साउंड है, अपान λ1 हो जाएगा। तो मीन्स V/4L। ये फ्रीक्वेंसी जो हमको मिली है इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल टोन,
और फर्स्ट हार्मोनिक, ये जो यहाँ पे सफिक्स में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के अकॉर्डिंग हम हार्मोनिक बोलते हैं। और ये टोन कौन सा है? फंडामेंटल टोन है। फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक। फिर देखते हैं, अगर हम इसमें ज़ोर से थोड़ा सा फूंक मारेंगे तो क्या होगा? थोड़ा ज़ोर से फूंक मारने पर वेव में नोट्स और एंटी नोट्स के नंबर बढ़ जाएंगे थोड़े से। देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं, ये कुछ इस तरह से फीचर आएगा इसका। तो देखिए यहाँ पे क्लोज्ड एंड पर आपका नोड है, ओपन एंड पर क्या है? एंटी नोड है। बीच में आपका ये आ गया एंटी नोड, ये यहाँ पे नोड हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे नोड और एंटी नोड के गैप कितने बन रहे हैं। एक गैप ये 1, दूसरा गैप ये 2, तीसरा गैप ये 3 गैप बन रहे हैं। एक गैप पर डिस्टेंस कितनी थी? λ/4। तो 3 गैप पे कितनी डिस्टेंस हुई? λ/3 λ/4। 3 λ/4। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लिखेंगे, ये सेकंड मॉड है तो 3 λ2/4 ये डिस्टेंस हो जाएगी। और इसकी लेंथ क्या है पाइप की? L। यहाँ से L को हम इसके बराबर करें तो L = 3 λ2/4। यहाँ से हमको λ2 की वैल्यू क्या मिलती है? λ2 = 4L/3। 4L/3 ये हो गया 4L/3। तो देखिए λ2 = हमारा निकला 4L/3। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें N2 = तो V/λ2 यानी V/4L/3 यानी 3V/4L। ये हो जाएगा 3V/4L। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकली है इसको हम ये भी लिख सकते हैं N2 = देखिए ये वैल्यू आपकी N1 के इक्वल थी तो इसको लिख सकते हैं 3N1। तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। फंडामेंटल टोन जो था इससे पहले वाला था, ये फंडामेंटल टोन था और ये फर्स्ट ओवरटोन है। यहाँ से अब ओवरटोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और हार्मोनिक्स में ये 3 लिखा हुआ है, ये तो थर्ड हार्मोनिक है। उसमें फर्स्ट था, फर्स्ट हार्मोनिक था, ये थर्ड हार्मोनिक है। तो इसका मतलब इसमें हार्मोनिक्स जो मिल रहे हैं वो ऑड सीरीज़ में मिल रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें हार्मोनिक्स ऑड सीरीज़ में मिलते हैं। उनके बीच में जो रेशियो होता है 1:3:5 का रेशियो होता है। आगे और भी देख सकते हैं हम इसमें वाइब्रेशन करके। देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा और ज़ोर से फूंक मारेंगे, देखिए ये यहाँ पर नोड हुआ, ये आपका एंटी नोड हुआ, ये आपका नोड हुआ, ये आपका एंटी नोड हुआ, ये आपका नोड हुआ, नोड, और ये आपका एंटी नोड हुआ। तो अब देखेंगे कितने गैप बने। 1 2 3 4 एंड 5 गैप्स। 5 गैप्स बन रहे हैं। ये पहला, ये उसके बाद में दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 गैप्स बन रहे हैं। तो 5 गैप्स बनते हैं तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो आपकी हुई, ये क्या हुई? ये गैप यहाँ पर देखें, ये इसकी ये लेंथ L हुई और इसमें 5 गैप बन रहे हैं। इसका मतलब 5 λ3/4 ये डिस्टेंस हुई। अगर हम इनको इक्वल कर दें तो क्या होगा? देखिए L = 5 λ3/4। तो यहाँ से λ3 = आ जाएगा 4L/5। अब हम N3 अगर यहाँ पे फाइंड करते हैं तो V/λ3 का मतलब क्या हो जाएगा? 5V/4L
इसी को हम लिख सकते हैं 5N1। तो ये आपका जो है ये सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक ये आपको मिल जाता है, सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में वाइब्रेशन जब होता है तो फ्रीक्वेंसी के बीच में रेशियो क्या होता है। तो देखें रेशियो क्या होता है, N1 रेशियो N2 रेशियो N3 सो ऑन इक्वल टू N1 आपका था V/4L रेशियो 3V/4L रेशियो 5V/4L मीन्स 1:3:5 रेशियो सो ऑन। तो इस तरीके से इसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं वो ऑड होते हैं। तो हम कह सकते हैं इन क्लोज्ड पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम यही ओपन पाइप के साथ में प्रूव करके देखें तो हम पाएंगे कि ओपन पाइप में यही जो रेशियो होता है N1 रेशियो N2 रेशियो N3 सो ऑन, ये हमको मिलता है 1:2:3, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं। सेकंड भी मिलता है, थर्ड भी मिलता है, फोर्थ भी मिलता है, फिफ्थ भी मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ओपन ऑर्गन पाइप ऑल हार्मोनिक्स ऑड एंड इवन आर प्रोड्यूस्ड। तो इतना ही आपका सिलेबस था और इतने सिलेबस को आप सेकंड पार्ट का ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसको आप तैयार करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।